नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो एसआईआर को लेकर जो लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसका आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन जो खबर आई है, वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाने वाली है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को अलग-अलग करके तो अब कोई भी नहीं दिखता है, तो इसे ऐसे ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि जब बात चुनाव आयोग की हो और अगर उसे डिफेंड करता हुआ और उसके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ और मीडिया में उसको सही और कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों को गलत बताते हुए अगर बीजेपी नजर आए तो आप समझ लीजिए आयोग का जो क्वेश्चन बना हुआ है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है। तो उसको करारा तमाचा जो है वो आज लगा है, या ये कहा जाए कि 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो सीधे तौर पर इसको ऐसे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो जारी रहेगी, उसको एसआईआर से खत्म करके अब आईआर कर दिया है कि यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ना होकर इंटेंसिव रिवीजन होगा अब वो खाली। और चुनाव आयोग के हाथ पैर बांध के अब ये कहा जा रहा है कि चलिए अब आप सोचिए चुनाव आयोग कैसे चलेगा अगर उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह का आज अंतरिम ऑर्डर जो है वो पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये कोई वर्बल नहीं है जैसे पहले जो कहा गया था चुनाव आयोग को, बल्कि ये सीधे तौर पर ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। यानी कि जो 65 लाख जो मतदाता थे जिनका नाम काट दिया गया था, जिसमें से ये कहा गया था कि 22 लाख मृतक हैं, उसको अब सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जो 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता जिनको अभी आपने ड्राफ्ट रोल में शामिल किया है, जिनकी सूची वेबसाइट पर है, उसी के साथ साथ आपको इन 65 लाख मतदाताओं की जिनके नाम आपने काट दिए हैं उनको शामिल करना होगा। आपको रीजन देना होगा कि क्यों आपने नाम काटे हैं। वो मर गए हैं, वो वहां पर उस पते पर नहीं रहते हैं, या एक से ज्यादा पते पर रहते हैं, क्या है इसका रीजन, ये आप दीजिए। फिर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको आपको रीडेबल फॉर्म में देना होगा। यानी कि आप और मैं चाहें तो अपना इपिक नंबर डालकर, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अपना डालकर अपना नाम आप उसमें सर्च कर सकते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको पीडीएफ से हटाकर स्कैन फॉर्म में कर दिया गया था। यानी कि आप और मैं चाहें या कोई भी मतदाता चाहे तो अपना नाम सर्च नहीं कर सकता था। और इसी को लेकर प्रशांत भूषण ने कल अपनी बात को रखा था, तो इस बात को भी मानते हुए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से इसको जारी करेंगे। यह भी कहा गया कि अगर एक भी वोटर का नाम कट रहा है आपको उसको प्रकाशित और प्रचारित दोनों करना होगा। टीवी चैनल से लेकर, अखबार से लेकर, बीएलओ के दफ्तर से लेकर तमाम जगह पर आपको सॉफ्ट से लेकर हार्ड कॉपी सब जगह आपको ये बताना होगा कि आपने ये नाम क्यों हटाया है। फिर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको जो एपिक कार्ड है और जो आधार कार्ड है वो दोनों आपको मानने होंगे। तो यही सबसे बड़ी हार है चुनाव आयोग की, क्योंकि चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी उसमें एपिक और इसके साथ साथ जो आधार कार्ड है उसको उसने मान्य नहीं किया था। और ये भी कहा था कि जब ये सजेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसे मानने से इनकार कर दिया था चुनाव आयोग ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए। तो आज इस दादागिरी पर लगाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये दोनों चीजें आपको माननी होंगी। तीसरी बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो ये कि अगर मान लीजिए मेरा या आपका किसी का नाम कट जाता है इस लिस्ट से और आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड है, आप जिंदा हैं लेकिन आपको मृत की श्रेणी में जो है वो डाल दिया गया है, तो आप इसको रिक्लेम करेंगे और आपका नाम शामिल किया जाएगा। यानी कि मनमाने ढंग से, बेशरम ढंग से, ढिठाई से जो नाम काटे जा रहे थे वो चुनाव आयोग अब नहीं कर पाएगा। और ये सब उसको अब करना होगा ट्यूसडे तक, यानी आने वाले मंगलवार तक
चुनाव आयोग को ये हर हालत में करना होगा और शुक्रवार को फिर से ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी। देखिए, दो चीजों पर ये पूरी की पूरी सुनवाई थी। एक थी ट्रांसपेरेंसी, जो कि लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जनता के बीच में, और कोई भी संवैधानिक संस्था या सरकार के बीच में किसी भी तरह की कोई पर्देदारी नहीं हो सकती, लोकतंत्र की पहली शर्त है। दूसरी, जो इसकी संवैधानिक वैधता है उस पर ये सीधे तौर पर सुनवाई हो रही थी, और जहां जहां चुनाव आयोग को ये लगा कि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये संवैधानिक मापदंड जो है उन पर खरा नहीं उतरता है, वहां अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने उस पर पूरे तरीके से अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी है। अब आप सोचिए कि बीजेपी और चुनाव आयोग पर कितना करारा तमाचा है और उसको कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो मनमाने ढंग से जो चाहेगा जैसे चाहेगा वो करता रहेगा, क्योंकि उसको लग रहा था सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। वो जो चाहे जैसे चाहे जिस भी तरह से चाहे किसी का नाम भी काटना चाहे वो काट दे। आप में कोई भी 30, 40, 50, 20 साल से वोटर है और हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं, चुनाव आयोग ने डिसाइड किया आपका नाम हम काट देते हैं, तो उसने आपका नाम काट दिया और आप अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वोट के अधिकार से आप पूरे तरीके से वंचित हो गए। तो अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी की ये भी हम इसमें ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सरफेस पर तथ्यों के साथ इसको जन आंदोलन किसने बनाया है? राहुल गांधी ने बनाया है, और विपक्ष उसके साथ जुड़ा है। इसे कहने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। और आज अब इसको विपक्ष एक तरह से छोटी जीत या बड़ी जीत की तरह मैं कहूं कि इसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ आपको अंधकार नजर आ रहा हो, जहां ये लग रहा हो कि कोई उम्मीद नहीं है, जहां ये लग रहा हो कि शायद न्यायपालिका से भी उस तरह का आदेश ना पारित किया जाए, उसमें अगर इस तरह की चीजें हो कि चुनाव आयोग के हाथ पैर बांध दिए गए हों और उसके बाद ये कहा जाए कि अब आप करिए आईआर, क्योंकि अब मैं आईआर कहूंगी, एसआईआर तो खत्म कर दिया गया है, तो आप सोचिए कि चुनाव आयोग के लिए अब ये किस तरह से एक मजबूरी सी उसके लिए बन गई है, क्योंकि जनवरी में ही आपने रिवीजन किया था पूरे इलेक्टोरल रोल का, और असल में आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि उसी इलेक्टोरल रोल पर बिहार का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि डिलीशन, एडिशन, ईवीएम में घोटाला, यही सब करके तो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतती रही है। यही इल्जाम तो विपक्ष का है। अजय राय ने तो अपने आप को वाराणसी का सांसद ही घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि धांधली से बने प्रधानमंत्री और मैं हूं अब यहाँ वाराणसी का उन्होंने कह दिया कि उसका सांसद मैं हूं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, इससे पहले अपने मेहमानों के पास में जाऊं, कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा। एक बात लगातार कह रहा था और कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि एक ऐसे दौर में जब अंधी गुफा में होने का एहसास होता है तो सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग दे देता है। आज भी यही हुआ। कई दफा पहले भी 2 दफे दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हर धर्मिता में वो माने नहीं आधार कार्ड को लेकर के। आज उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, और वर्गीकृत डेटा जहां हर जगह उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट पे पंचायत भवन तक। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है, डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग, शिफ्टेड का डेटा अलग, ये तमाम चीजें। और मैं समझता हूं आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। मैं समझता हूं कि एक नजीर भी पेश हुई है। बादल जो हैं वो छठे हैं और एक नजीर पेश हुई है, संविधान की जीत बता रहे हैं, और एक अंधी गुफा की तरफ हम जा रहे थे, रोशनी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहना है मनोज झा का। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जाहिर सी बात है इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि कल तक जिस तरह से एक मायूसी थी, उस मायूसी में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण जगी है, और इसको एक बहुत अच्छा अंतरिम आदेश कहा जा सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि चुनाव आयोग सजेशन तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है मैं बाध्य ही नहीं हूं, मेरी जो मर्जी आएगी मैं तो वो करूंगा, मैं तो बादशाह हूं।
इस वक्त का। इसी तरह से तो कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक आप ये देखिए कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। सवाल पे सवाल विपक्ष पूछ रहा है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ है कि बताइए कि वोट चोरी कैसे की जा रही है, हमारे वोट का अधिकार कैसे हड़पा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी की कठपुतली पिट्ठू बनकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज उसके हाथ पैर बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप हेमंत कुमार जी को देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से भी वो आते हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लगातार इस पूरे मामले पर अपनी बेबाकी से वो राय रखते रहे। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में अरुण जी आपसे करना चाहूंगी, इस ऑर्डर को, इस अंतरिम ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष इसको जीत की तरह से देख रहा है, उम्मीद की किरण की तरह देख रहा है, और एक झटके के तौर पर देख रहा है, और ऐसे भी देख रहा है कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और अब वो देखते हैं कैसे चलता है। आवाज खोले अरुण जी की। जी, आ रही है आवाज? जी जी जी। नमस्कार बुशरा जी। देखिए, हमने ये पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एपिक और आधार को अलाउ कर देगी, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे है इसको नहीं स्ट्राइक डाउन करेगी। और ये बात जो है आज सच निकली, क्योंकि कोई भी उनके पास रास्ता नहीं था, जिस तरह से दलीलें हुई थी कि आप जो है इसको अलाउ मत करिए आधार को, और साथ साथ एपिक को। उन्होंने राशन कार्ड को नहीं अलाउ किया, उन्होंने रेंटल एग्रीमेंट, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म 6 में है उसकी जिक्र नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात की ट्रांसपेरेंसी, जो ये सारा आंकड़ा छुपा रहे थे, तो अब इन्होंने कहा है कि 65 लाख वोटों का आप कैटेगरी वाइज दीजिए, और दूसरा कि जिन लोगों का नाम वो ओमिट किया है ड्राफ्ट रोल से, उनका भी अब आप नाम दीजिए। हमारा काम इसमें हो गया। ये कि अब चुनाव आयोग फंस गया, क्योंकि जहां जहां ये नाम देंगे वहां ये पता चल जाएगा कि ये वोटर प्रोफाइल करके नाम काट रहे थे, लोगों की जात या लोगों की रिलीजन देख के नाम काट रहे थे, बोथ 65 लाख से और इन्यूमरेशन फॉर्म से। और पर कितने मजबूत थे कि चुनाव आयोग के पास कुछ था नहीं आर्ग्यू करने को। और इसीलिए जब वो द्विवेदी साहब उठे तो चालू हो गए इमरजेंसी, और 1950 और कहाँ कहाँ से पूरी हिस्ट्री बता रहे थे, बजाते कि 2003 के बाद से वो उसको चालू कर दे। समझ में आ गया, वो भी इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थे और पोजीशन में नहीं थे कि हम प्रोटेस्ट करें। लेकिन इसमें अब होगा क्या कि जैसे ही 65 लाख की लिस्ट निकलेगी तो आप पाएंगे कि उसमें 20 लाख 25 लाख में जाती हुई। उसके लिए लोग अब तैयार हैं, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि एक एक करके उसको जो है लोग देखेंगे कि आपने कैसे काटा। उसमें मजा आएगा उसमें कि कितने मृतक लोग हैं और जो मरे हुए नहीं हैं, जिनको कि वो वहाँ पर देखिए, ये लोग मजाक तो उड़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने ही ना कहा था कि आप 15 आदमी खड़े वोटर को आप खड़े कर दीजिए जो कि मरे हुए दिखाए गए हैं और जो मरे हुए नहीं हैं, जिंदा हैं, तो 15 के 15 दो तो दिखाए और बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे, तो जिसमें चुनाव आयोग भड़क गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जबान से ये बात निकली थी कि अगर आप 15 दिखाएंगे तो हम SIR को जो है सेट असाइड कर देंगे। तो 15 लाए थे, लेकिन हमें भी मालूम था कि ऑब्जर्वेशन में कुछ कहा जाता है उसको वहाँ पर वो कबूल नहीं किया जाता। लेकिन ये जो डेटा इनको कहा गया है देने के लिए, और रीडेबल फॉर्म में अगर नहीं देते हैं, एक तो है कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है देने को, ट्यूसडे तक दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा नहीं दे सकते हैं। आप महाराष्ट्र इलेक्ट्रल का ऑफिसर के साइट पर चले जाइए, चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर के, तो उसमें फॉर्म 9 में कितने लोगों का नाम डिलीट हुआ है वो सारा वहाँ दिया हुआ है। बूथ नहीं, आप समझिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और वो
एमएलए की सीट है उस वाइज में हर एक जगह दिया हुआ है। ये डेटा अब इनको बूथ वाइज देना पड़ेगा, तो अब तो इनको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो वैसे फंसेंगे। तो कुल मिला के एसआईआर इन्होंने इनकी इज्जत रख दी, नहीं तो एसआईआर का जो है कहीं बनता नहीं था। और मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार हूँ कि जब 13 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी की का वो जो देखा प्रेजेंटेशन और डाउनलोड किया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये मालूम था कि जो है इस तरह का एक एजिटेशन जो है देश में पूरे चुनाव आयोग के खिलाफ और वोट कटुआ के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन बन रहा है। और उनके पास चॉइस था कि क्या तो इलेक्शन कमीशन के साथ रहे या जनता के साथ रहे या बीच में रहे। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला बीच का जो कि थोड़ा बहुत झुकाव जनता के तरफ है, और ऐसा होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो अनर्थ हो जाता, बवाल हो जाता। इतना तो मिनिमम होना ही था। ये एसआईआर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी दलीलें दी हैं, जो लोग न्यूट्रल है उनको समझ में आ गया कि ये इलीगल है। ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही थी कि पुराने रोल को हम उसको जो है दफना दें और नए तरीके से रोल बनाएं जिसमें कि 8-10% हम जो है ऑपोजिशन का वोट काट के वोटर प्रोफाइल से उसमें हेरा फेरी करें। ये इनका लक्ष्य था। तो ये इनका नहीं हुआ, विफल हो गया। हमें ग्रजिंगली हमें ये कहना पड़ेगा कि हम लोगों की भी इज्जत बच गई, चुनाव आयोग की थोड़ी बहुत बच गई, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो है जो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। ये मतलब कि पंचायत टाइप का है, खाप पंचायत नहीं कहेंगे क्योंकि वो मेलाइंड है, लेकिन उस तरह का एक ये डिसीजन है बीच का कि वो भी थोड़ा सा खुश रहे, हम भी खुश रहे, काम निकल जाए, और जो है कम से कम किसी को चाहे तो ग्रीवांस नहीं हो सकता है। अब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, जो लोग उस तरफ के हैं, उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग वो हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो 10 रुपया फोटो में नहीं खर्च कर सकते, तो वो कहाँ से ये सब चीज़ पता करेंगे। ये सब एक लोअर मिडिल क्लास या इलेक्ट्रॉनिकली सभी लोगों के लिए है। लेकिन जो लोग जैसे माले के लोग हैं, वो माले के लोग जो हैं वो ये पन्ना प्रमुख से किसी तरह से कम नहीं है। वो लोग भी एक आइडियोलॉजिकली डेडिकेटेड लोग हैं। उस तरह के डेडिकेटेड लोग जो है कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वो निकलेंगे क्योंकि इतना संघर्ष हुआ है तो लोग मिलाएंगे। और अब आप तमाशा देखिएगा अगले उसमें फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे कि कितने जो है मरे हुए आदमी जिंदा निकलते हैं उसमें, और कितने लोगों का जो है गलत वहाँ डेटा जो है नाम काटा हुआ है, वो सब सामने में आएगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत मजेदार वाली बात आपने कही कि कितने मुर्दा जो है वो जिंदा खड़े हो जाएंगे। कल कुछ मुर्दा लोगों ने राहुल गांधी के साथ चाय भी पी थी, कुछ मुर्दा लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी नजर आए थे, उनमें से कुछ मुर्दा लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नजर आए थे, और अब लाखों की तादाद में मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। और यही सबसे बड़ा तमाचा जो है वो चुनाव आयोग के चेहरे पर होगा, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं हेमंत जी के पास आऊं, एक और सवाल अरुण जी, कि ट्यूसडे को जब ये तमाम चीजें ये करनी होंगी जो अब आज जो अंतरिम आदेश दिया है, अब फ्राइडे को जो सुनवाई दोबारा शुरू होगी उसमें क्या एसआईआर रद्द हो सकता है क्या? क्योंकि अब क्या बचा है, क्या करेगा अब सुप्रीम कोर्ट? नहीं, अब ये है कि देखिए दोनों पक्ष जो हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर हमें इतना मिल रहा है तो ये लेके छोड़ दो, कहीं हम ज़्यादा प्रेस किए तो वो स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ तो जो हम पाए वो भी खो देंगे। वही हाल उनका भी है कि भाई चलो हमारा एसआईआर, मेरी इज्जत तो रह गई कि एसआईआर को बरकरार रखा, नहीं तो गोपाल शंकर नारायण और जो है एक और वो वकील जो है, उन लोगों ने सीधा, मनु सिंघवी साहब ने तो कहा था यू हैव टू स्ट्राइक इट डाउन। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली, प्रोसीजरली हर तरह से इलीगल है और प्रेसिडेंट से भी इलीगल है। बहुत अच्छे से दिखाया, समझाया, और इसको लाखों लोगों ने देखा, उसमें जुड़ के लाइव डिबेट देखा। तो लोगों को अब आप छुपा नहीं सकते कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो एक काम तो ये चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छा किया
कि जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाई, क्योंकि अगर आज आपने वो हो गया तो ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलता है कि कोर्ट में क्या कहा गया, किसने कहा, तो उससे आप अपने को बचा नहीं सकते हैं कि ये आर्गुमेंट नहीं लिया, वो लिया। तो हो सकता है कि इस कॉम्प्रोमाइज में हर आदमी ये देखे कि भाई हमें कुछ मिल रहा है, चलो उतनी क्षति नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी हुई। तो अगर ये सही तरह से इंटरनेट पे ये सूचना, चलिए, मैं अरुण जी के पास जाऊंगी, उनका इंटरनेट हो गया, लाइट चली गई लगता है वहां पर। हेमंत जी आपके पास आ रहे हैं, फिर विवेक जी आपके पास। हेमंत जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये करारा तमाचा है, एक बहुत बड़ा झटका है 440 वोल्ट का चुनाव आयोग के लिए, उसकी मनमानी, उसकी ढिठाई, उसकी बेशर्मी जो है, सब पर आज एक कह सकते हैं कि एक तरह की रोक जरूर लग गई है। हेमंत जी। धन्यवाद। मुझे ये कहने में कोई नहीं है कि जो आज सुप्रीम ने जो कुछ कहा है वो एक तरह से चुनाव की चाली है। तो चुनाव ने जिस तरह का ग्रॉस नेग्लिजेंस है, जिस धांधली आई है, उसके हिसाब से इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था कि एसआईआर के नाम पर जिस तरह का काम हुआ है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख कि बिहार से दिल्ली के दैनिक भास्कर अखबार ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू छापा है, उसमें आ रहे हैं कि दूर तबके के लोग हैं जो पेंटर का काम कर किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, राज में काम, ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू है। तो बता रहे हैं जी, आप जरा प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, प्लीज रिकनेक्ट। इतने में विवेक जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, आप इसको ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि मनमानी पर रोक लग गई है चुनाव आयोग की? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है? जी। आपकी आवाज बहुत हल्के आ रही है। आवाज एक बार खोल दें विवेक जी की आवाज। जी विवेक जी। अभी भी नहीं आ पा रही है। पहले आपकी आवाज बहुत हल्की, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आपकी भी आवाज जो है वो जी कट रही है आपकी आवाज। तो हेमंत जी, आप अपनी बात को रखिए, मैं देखती हूँ। जी, मेरी आवाज आपको अब मिल रही है ठीक से? जी जी, बात रखिए आप अपनी। जी, तो मैं ये कह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव की लाज रख ली है, तो चुनाव ने जिस तरह का ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, उसके बदले में उनको कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए था। जो नेग्लिजेंस सामने आया है जिस तरह का, वह कैसे इनोवेशन फॉर्म भरे गए, किस तरह की हुई, कैसे लोगों को मिस रखा गया, सामने आई है। मैंने ये एक दैनिक भास्कर अखबार के डिजिटल कि दिल्ली में बहुत अलग अलग किस्म के, माफ कीजिएगा हेमंत जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप प्लीज एक बार रिकनेक्ट कर लें, अपने सिग्नल्स को देख लें। बिल्कुल आवाज आपकी जो है वो ठीक से नहीं आ पा रही है। विवेक जी, अगर आप एक बार आपसे मैं बात करूं, क्या आप अपनी आवाज चेक कराएं? हो सकता है आपकी आवाज अब ठीक आ रही हो। जी, नहीं, आप भी विवेक जी आप भी रिकनेक्ट कर लें, और हेमंत जी आप भी रिकनेक्ट कर लें। मैं अरुण जी के साथ कंटिन्यू करूंगी, फिर आप प्लीज एक बार रिकनेक्ट कर लें विवेक जी। अरुण जी, अब इस मामले को फिर आप आगे कैसे जाता देख रहे हैं? क्योंकि 17 तारीख से राहुल गांधी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, लग रहा है कि बड़ी यात्रा जो है वो उनकी होने जा रही है। और इस यानी कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में उसको करारा तमाचा लगा है। अब ये जो जन आंदोलन बन गया है, इससे भी उसके लिए एक बड़ा झटका, राहुल गांधी की बिहार में यात्रा। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो एक बिसात बिछाई जा रही थी बिहार के चुनाव को हड़पने की, उस पर हम कह सकते हैं कि रोक लगी है। हाँ, ये बात आपका कहना सही है कि ये ज़्यादा चालाक बन रहे थे, तो वो चालाकी में ये पकड़े गए। जो हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे जी बनने गए, छब्बे बन गए दूबे।
मतलब कि आप जो है अपने से जो है डेढ़ा होना चाहते थे, हो गए आधा। तो यही इनका वो हुआ। अब इनके साथ जो है सारे फोर्सेस अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि ट्यूसडे तक इनको अच्छा, राहुल गांधी ने कहीं भी न्यायालय में नहीं गए, ना वहाँ पर अपना वो रखे पक्ष, महुआ मोइत्रा ने लेकर ऑलरेडी वहाँ पर वो ज़्यादा वो नहीं किया और अपने वो न्यायालय के सुनवाई के बगैर लेते गए कि किस दिन है नहीं है। तो अब दोनों हो गया कि एक तो जो है ये इलेक्शन, ऊपर से इनको ट्रांसपेरेंट पड़ेगा, इनको देना अगर नहीं देंगे तो अगले फ्राइडे को इनकी सुनवाई होगी, उसमें पकड़े जाएंगे। तो ये जो इनका मैक्सिमम नुकसान हो सकता था, जो मैं कहूँगा, कहना नहीं चाहता हूँ कि ये जो गलत काम कर रहे थे उसमें ये पकड़े गए और उसमें ये एक्सपोज हो गए। क्योंकि अब जैसे ही वो लिस्ट आवेगी, आप देखिएगा कि क्या तमाशा होता है 24 घंटे के अंदर। क्योंकि हर जगह लोग एक दूसरे को तो जानते ही हैं, अरे इसको मरा हुआ दिखा दिया, अरे उसको मरा हुआ दिखा दिया, तो बहुत मजाक उड़ेगा। और ये चुनाव आयोग जो है उनकी, जो मैं सोचता हूँ जो जो दुर्गति होगी, दिस इज वेल डिजर्व्ड एंड अ वेरी गुड पनिशमेंट। कि आप तेज बन रहे थे, अब आपको जब ट्रांसपेरेंसी, गलत काम करने के बाद आपको कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी दिखाइए। और एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वोट की जो आप गड़बड़ी करते हैं उसका एक ना एक जो है पेपर ट्रेल रहता है। ऐसे लोग घूस लेते हैं, कैश में लेते हैं, तो नहीं बैंक से अगर घूस लेंगे, चेक में घूस लेंगे तो पेपर ट्रेल होगा। तो वही हाल यहाँ पर जो है। देखिए हमारे मित्र लोग जुड़ गए हैं, देखिए। हाँ, जी जी। विवेक जी जुड़ गए हैं। मैं विवेक जी, एक बार हेमंत जी की मैं आवाज चेक कर लेती हूँ। हेमंत जी प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, मैं देखूं कि आपके सिग्नल्स ठीक है कि नहीं, फिर मैं विवेक जी के पास जाती हूँ। जी हेमंत जी, आज मिल रही है आपको ठीक से? आवाज तो मिल रही है जी, अभी तो ठीक लग रहा है जी। जी ठीक। तो मैं ये कह रहा थोड़ी था टूटी हुई है कि लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चुनाव की आज है, अन्यथा विवेक जी, इस आई एम तरह का सॉरी, आई हैव टू स्टॉप यू। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज में जो है वो अभी भी प्रॉब्लम है। सिग्नल्स बिल्कुल ठीक नहीं है आपके, बहुत ब्रेक हो रहे हैं। विवेक जी, अगर आपकी आवाज मुझ तक आ रही है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं हाँ जानना चाहूंगी। जी, अभी अभी जी ठीक आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, मिश्रा जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। पिछले कुछ दिनों से जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो बहुत आशा कम लग रही थी। जिस तरह से जजेस के कमेंट्स हम पढ़ रहे थे, बहुत आशा कम लग रही थी। शायद ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग के तरफ से ही पूरा मामला झुका हुआ है, उनके तरफ झुका हुआ है, और शायद हो सकता है कि चुनाव आयोग की बातें सारी मान ली जाएगी। लेकिन जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स और दलीलें पेटिशनर्स की तरफ से दी गई, मुझे लगता है कि वो इतनी इम्पेकेबल थी और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इतनी वैलिड थी कि सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में अगर चुनाव आयोग कुछ रियायत देना भी चाहता तो नहीं दे सकता था। इस इतनी वो इम्पेकेबल सारी चीजें पिटिशनर्स की तरफ से कही गई। और बहुत ही अच्छे बड़े लॉयर्स पिटिशनर्स की तरफ से बात कर रहे थे। हमने देखा कि खुद योगेंद्र यादव जी भी सुप्रीम कोर्ट में कल उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये तो होना ही था। मतलब अगर आप कानून की दृष्टि से सारे मामले को देखते, कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर इस मामले को देखते, तो निर्णय जो आज का आया वही आना था, और ये अच्छा हुआ कि आया है। और अब ये देखना होगा कि इस निर्णय के बाद जब इसकी तामील होगी, जब इस का अमल होगा और ये सारी जो लिस्ट है वो ओपनली सबके सामने आएगी, ट्रांसपेरेंटली, तो इसमें एग्जैक्टली क्या गड़बड़ियां हुई है और किस लेवल की गड़बड़ियां है, कितना इसका स्केल कितना बड़ा है या छोटा है, ये सारी बातें आएगी। अब हम जब इस तरह की बातें लेकर लोग कोर्ट में गए तो धांधली का ही एक डर लोगों के मन में था, और इसीलिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामला गया है। तो क्या वो धांधली हुई है, ये अब क्यूरियोसिटी का मामला है। मतलब
इसके बारे में हमको अभी पता नहीं चला है। और अगर धांधली हुई है तो वो क्या इंटेंशनली हुई है, क्या उसमें कोई पैटर्न है, क्या उसमें कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोफाइलिंग हुआ है, जिसका एक डर हमेशा ये लगा रहता है। तो ये बात मुझे लगता है सिर्फ बिहार के दृष्टि से नहीं, तो पूरे आज तक जितने चुनाव हुए, पर्टिकुलरली भाजपा सरकार 2014 में आने के बाद जिस तरह से चुनाव हुए हैं, तो अगर बिहार के इस एक्सरसाइज में किसी तरह से गड़बड़ियां हुई है, उसमें कोई इंटेंशनली प्रोफाइलिंग करके अगर किसी को बाहर रखा गया है, कुछ गिने चुने लोगों को बाहर रखा गया है, लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो सारा का सारा जो मामला है हमको रेट्रोस्पेक्टिवली भी उसके तरफ देखने का एक नजरिया मिल जाएगा कि हो सकता है अगर इस बार ये हुआ है, बिहार में हुआ है, तो हो सकता है कि जो बात महाराष्ट्र के बारे में की गई थी वो भी सच हो, और हो सकता है कि 2019 में भी ये हुआ हो। उसके बाद जो भी असेंबली के चुनाव हुए, हरियाणा है, कर्नाटक का लोकसभा चुनाव है, जो भी है, वो हर इलेक्शन को इसी दृष्टि से देखा जाने का एक नजरिया शायद इस एक्सरसाइज के बाद हमको मिलेगा। तो क्या इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि ये धांधली के रूप में ही ये सब किया गया है, ये भी पता चल जाएगा। तो वंस एंड फॉर ऑल मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो इस पूरे प्रक्रिया को संदेह के घेरे से बाहर निकालने का काम करेगा, और या फिर अगर कुछ संदेहास्पद हुआ है तो उसमें क्या करेक्टिव किया जा सकता है, ये भी मुझे लगता है कि सामने आएगा। और मंगलवार तक उनको करना है। देखिए 2-2.5 महीने में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने वाले थे, क्या इतनी इफिशिएंसी है हमारे सिस्टम की, और जिस तरह से वो फॉर्म्स भरे गए, जिस तरह से उसमें धांधलियां हुई, सब ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पे सब सामने आया है कि बीएलओ बैठ के खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, कोई आप खुद ही साइन कर रहे हैं। इस तरह का बहुत ही एक शॉर्टी तरीके से ये एक्सरसाइज किया जा रहा था, और 2-2.5 महीने में पूरी प्रक्रिया खत्म करने की बात की जा रही थी। क्या इतनी इफिशिएंसी हमारे चुनाव आयोग में, क्या हमारे सिस्टम में है? तो ये सारा जो मामला है, ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय दिया। कल तक तो ये भी लग रहा था कि जो वोटर आईडी कार्ड है या फिर आपका आधार कार्ड है, उसको शायद इनवैलिडेट किया जाएगा। उसको इनवैलिडेट किया गया था, उसको कायम रख। विवेक जी के साथ सिग्नल जो है उनका शायद चला गया है, लेकिन यहाँ पर एक और जो खबर है वो मैं यहाँ पर एक रखना चाहूंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से रिलेटेड है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया से। पानीपत में ईवीएम से डाले गए थे वोट, और जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको लेकर वोटिंग कराई गई तो 3 साल के बाद चुनाव पलट गया, चुनाव का नतीजा ही पलट गया। ये बात मैं कर रही हूँ पानीपत जिले के बुआना लाखो ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना की मैं ये बात कर रही हूँ, जहां पर पुनर्गणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच जो है वो घोषित कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि अगर इस छोटी सी प्रक्रिया में एक ग्राम पंचायत के चुनाव में ईवीएम की धांधली अगर की जा सकती है, तो क्या बड़े पैमाने पर जब लोकसभा के, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें नहीं की गई होगी? और आप ये सोचिए कि अब ये नौबत आ गई है हमारे लोकतंत्र में कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप ईवीएम को ले जाकर आप दोबारा से उसकी काउंटिंग कराएं, और फिर उसके बाद पता चले कि नतीजा तो कुछ और ही था। 3 साल से जो जीता हुआ शख्स था वो हारा हुआ था, जो हारा हुआ था वो जीता हुआ था, और पूरा नतीजा पलट गया। सोचिए अगर आप ये तमाम जगहों पर हो जाए, 543 लोकसभा सीटों पर हो जाए और अलग अलग विधानसभा सीटों पर हो जाए विवेक जी, तो पूरी कहानी ही पलट जाएगी। ये एक एग्जाम्पल जो है वो सब पर भारी है, सारी चीजों पर। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा इंतजार करें, जब ये सारी लिस्ट ओपन की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या किस तरह की धांधलियां हुई है, और फिर हम इसको रिट्रोस्पेक्टिवली सारे पुराने जितने इलेक्शंस हुए पिछले कुछ सालों में, उनके बारे में भी हम इस तरह का एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस लिस्ट को बाहर आने दीजिए, और इसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई है इसको सामने आने दीजिए। उसके बाद एक डंकी की चोट पे ये कहा जाएगा कि जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, वो सारी आशंकाएं अपनी जगह बहुत दुरुस्त थी, और चुनाव आयोग ने अब तक उन पर ध्यान न देकर भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है। बुशरा जी।
जी, बिल्कुल। भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है और राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर इसको लोकतंत्र की हत्या कहा था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर वोट करने का अधिकार ही जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो ही एक हाशिए पे खड़े इंसान का छीन लिया जाए, तो उसके पास फिर रहता क्या है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। उसके पास सबसे मजबूत अधिकार ही उसके पास ये है। इसीलिए तो चाहे चुनाव के दौरान ही सही, जाते तो हैं नेताजी कि भई आप वोट दे दीजिएगा। लेकिन जब उन्हें ये लगे कि भई हमें तो घर बैठे ही वोट मिल जाएगा, हमारे पास तो ऐसा हथियार हथकंडा है, तो फिर वो क्यों ही जाएँगे? और ये भी हमने देखा भी है। तो हेमंत जी के पास मैं आऊँ अरुण जी को जाना है इसलिए आखिरी सवाल मैं अरुण जी से मैं पूछूँगी फिर हेमंत जी और विवेक जी के साथ कंटिन्यू करूँगी। अरुण जी, तो अब ये मान लें कि अब इसी तरीके से पोल चुनाव आयोग की खुलती रहेगी। ये एक इस तरह से इसको एक नज़ीर के तौर पर क्या देखा जाए? और जो मैंने एग्ज़ाम्पल रखा ईवीएम वाला जो आज पलटा है, चाहे एक छोटा-सा चुनाव ही सही, कितना महत्वपूर्ण आप इन तमाम एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं, ख़ास तौर पर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक तरह से मुहिम छेड़े हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज़ खोलें अरुण जी की। जी, जी अरुण जी। आप म्यूट हैं शायद। मैं कहूँगी टीम से कि हाँ, हो गया। अरुण जी की हाँ, आवाज़ हो गया, बोल जी, जी, लिया। ओके, मैंने ओके, अपने को म्यूट किया ऑलराइट। था और अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा जी, था जी, कि जितना भी छोटा चुनाव हो उतनी ही बड़ी धांधली होती है। आपने चंडीगढ़ में वो डिप्टी मेयर वाला इलेक्शन देखा कि कैसे वहाँ पर उसने गलत कर दिया। अब आप यहाँ हरियाणा में देख रहे हैं। तो ये जो है हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इन्होंने डेटा रख दिया ट्रांसपेरेंट वे में जिसको कि आदमी सर्च कर सके जो कि डायरेक्शन है, तो इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी फजीहत होगी। क्यों कि सूचना ही इनका जो है जो डेटा पर ये बैठे हुए थे सांप के तरह, वही इनकी जो है शक्ति थी। वो शक्ति इनकी ले ली गई कि हम नहीं बताएंगे, हम जो है ब्लैक बॉक्स। अरे ये जो ईवीएम है वो क्या है? वो भी एक ब्लैक बॉक्स है। इसका चुनाव का जो इलेक्ट्रल लिस्ट है अगर आप नहीं बताते हैं तो ये भी एक ब्लैक बॉक्स है। तो जहाँ जहाँ ये खुलेगा, जबकि चुनाव जो है जो एकदम ओपन में होना चाहिए, तो अब इन लोगों की वो जितनी फर्जी दलील थी कि ये जो है आदमी की वो प्राइवेसी को इन्फेक्ट करेगा, ये करेगा, उन्होंने एक नहीं मानी और कहा कि ये डेटा जो है ट्रांसपेरेंट वे में आप करिए। तो जो ये इनका लक्ष्य था वो बैकफायर कर गया, क्योंकि इन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी कि हमें जो है कंपेल किया जाएगा डेटा देने को। अब अगर ये सही तरीके से डेटा नहीं देते हैं, अब 65 लाख जैसे इन्होंने कह दिया और पता चला कि केवल जो है निकले 55 लाख, तो वहाँ पर ये पिटेंगे। या निकले 70 लाख, या जो एडिशन हुए तो वो ज़्यादा हो गए क्योंकि ये तो नेट फिगर दिए थे, तो कुछ ऐड भी हुए होंगे। जैसे योगेंद्र यादव ने कहा कि अरे भाई एक वोट तो कहीं ऐड होता। तो ये देखिएगा जैसे ही ये फिगर आवेगी, जैसे 24 घंटे में अगर आपको याद हो कि इनकम टैक्स वालों की कैसी फजीयत हुई 24 घंटे के अंदर में, तो वैसे ही इनकी भी जो है होगी। तो वही जो मैंने कहा कि ज़्यादा चालाक है, क्लेवर बाई हाफ, तो वो पकड़े गए और अब जो है उनका जो होता है वही देखिए। बिल्कुल। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। आप अब तक डिलीशन का अब आप एडिशन कर रहे थे। फ्लोटिंग वोटर्स बनाए गए थे जो एक राज्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे राज्य जाते थे और एक पार्टी यानी कि बीजेपी के पक्ष में वहां पर वोटिंग होती थी और उनकी जीत हो जाती थी। यही बात तो राहुल गांधी ने कही। इसीलिए तो एक पते पर इतने इतने लोग हैं, इसीलिए तो एक ही शख्स जो है 5-5 जगह का वोटर है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो पहली ही शर्त ट्रांसपेरेंसी है और उस ट्रांसपेरेंसी पे ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस बार जो ज्यादा ही बड़ा खेल करने की जो कोशिश की गई और उसको एक तरह से ये दिखाया गया, एक मखौटा पहनाया गया कि देखिए हम तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत ही संवैधानिक तरीके से हम ये सब कुछ कर रहे हैं।
वही जो चैलेंज किया गया और उसी में ही मुंह की खानी पड़ी है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं हेमंत जी और विवेक जी के साथ में कंटिन्यू करूंगी। आई होप हेमंत जी अब आपको मेरी आवाज और आपकी आवाज मुझ तक आए। आपकी पहली प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अब आवाज मिल रही मेरी? जी जी जी, मिल रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की लाज बचा ली। अन्यथा जिस तरह का ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, जिस तरह की धांधलियां हुई है, उस हिसाब से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई ना कोई दंड मिलना चाहिए था। तो अभी चुनाव आयोग ने एक बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक अखबार में छपी हुई रिपोर्ट है उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उसमें दिल्ली में काम करने वाले बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो अलग अलग काम धंधे में लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम में। उसमें से बहुत सारे लोगों से जब वो इंटरव्यू कर रहा था रिपोर्टर, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरे के एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है, जो ये इंटरनेट फ्रेंडली है, उससे जब बातचीत की रिपोर्टर ने, तो उसने कहा कि हाँ, हमको जानकारी थी, लेकिन जब हमने ये फॉर्म भरने की कोशिश की ऑनलाइन, तो पता चला कि मेरा फॉर्म भरा हुआ है। तो ये जो इस तरह की जो ये गड़बड़ियां हुई है, और इससे चुनाव आयोग भी अवगत था, और बिहार में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग किस्म की जो गड़बड़ियां आई, और बाद में जब ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, उसमें एक एक घर में 500-500 लोग हैं, पिता के जगह नाम की जगह 0OR कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसी ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। इन गड़बड़ियों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? सवाल ये उठता है कि इन गड़बड़ियों के आधार पर, क्योंकि अभी जितनी बातें हुई है वो इसकी संवैधानिकता को लेकर के बातचीत हुई, और उसमें आपने ईपिक और आधार कार्ड को अलाउ करवा दिया, जो पहले आपने ओरली किया था, अब उसको आपने रिटेन में ला दिया कि नहीं, इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई कि ठीक है, आप वेबसाइट पर सब कुछ डाल देंगे। सवाल उठता है कि जो 65 लाख लोग हैं जिनको कि ड्राफ्ट रोल से बाहर रखा गया, इन लोगों का पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा, वो रीडेबल होगा, सर्चेबल होगा, उसको लोग देख लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आधा महीना गुजर चुका है, तब ऐसे लोगों के पास ऑप्शन क्या है? क्या उनसे फॉर्म से भरवाया जाएगा? जो जिंदा है, जो चाहते हैं कि नहीं हमारा इस रोल में नाम हमारा आ जाए, उन लोगों के लिए रेमेडीज क्या होगी? उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में लाने के बाद फिर उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होगी। तो अब देखना है कि क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कहा गया है कि अगर आपका नाम कट गया है, तो आपके पास अगर आधार या वोटर आईडी है आपकी, और आपका नाम कट गया है, लेकिन आप एक वोटर हैं और आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका नाम शामिल किया जाएगा। ये बाध्य है चुनाव आयोग को ये करने के लिए, ये कहा गया है आदेश में। उसके लिए प्रोसीजर क्या लिया जाएगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या उसके लिए कोई फॉर्म भरा जाएगा जिसमें आधार और ईपिक लगा करके आप फॉर्म भर दीजिए? वो कौन सा फॉर्म होगा? क्या वो फर्स्ट टाइमर के लिए जो फॉर्म 6 होता है वो फॉर्म होगा? वो उसके प्रोसीजर क्या होगा, उसका क्या रेमेडीज होगी, ये नहीं बताया गया है। दूसरे ये कि आपको क्या आगे वक्त मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के बाहर लोग हैं, जिस तरह के प्राकृतिक आपदा से बिहार अभी जूझ रहा है, ये बड़ा हिस्सा जो है बिहार का, वो पानी में डूबा हुआ, या कह लीजिए पटना शहर जहां हम बैठे हुए हैं, उस शहर के किनारे का जो ग्रामीण इलाका है, उस इलाके के सारे लोग विस्थापित होकर के पटना शहर में का जो रिंग रोड एक तरह से कह लीजिए, उस पर आकर के लोग रह रहे हैं। वो क्या करेंगे उनकी? तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर, जिसका जवाब मुझे लगता है कि आना चाहिए था अभी। अब स्टेप बाय स्टेप आप ले रहे हैं। अब अगली तारीख जब आएगी 22 तारीख, उसके बाद तो समय कितना बचेगा? उस समय 9-10 दिन बच जाएगा। तो उतने दिनों में क्या उपाय किए जाएंगे? तो बिहार के मतदाताओं के सामने में ये सारे सवाल अभी भी मुंह बाय खड़े हैं, और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 15 लोगों को लेकर के आइए, चलिए उन्होंने ओरली कही थी, लेकिन उसका व्यवहारिक जीवन में जो असर ये हुआ कि बहुत सारे लोग 15, 17, 18 लोग लेकर गए। बक्सर के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो तो अपने साथ लेकर के जितने लोग गए थे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अगर हम लोगों को ट्रेन उपलब्ध कराए
और या ये सुप्रीम कोर्ट, हम लाखों लोगों को ला करके बिहार से खड़ा कर देंगे कि इनको मृत घोषित करके इनको ड्राफ्ट रोल से बाहर कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप याद करें कि जब चंडीगढ़ वाला मामला आया था उसमें वो मसीह के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। तो उसी तरह जो इस तरह की जो नेग्लिजेंसी हुई है, इस तरह की अनियमितताएं हुई है, और एक तरह से कह लीजिए कि चुनाव आयोग और सरकार संरक्षित जो धांधली हुई है उसको लेकर इतना एक्सरसाइज, इतनी मशक्कत करनी पड़ी है कोर्ट में, उसके बारे में क्या होगा कि आप जिस तरह का स्टेप ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से ये इंटेंशन लग रहा है कि ये मतदाता भगाओ अभियान चल रहा है, जिसमें कि जो योगेंद्र यादव ने तो कहा कि भाई आपने 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया लेकिन एक आदमी को भी भीतर नहीं किया। तो इसका मतलब कि किस तरह का कैंपेन है जिसके जरिए आप मतदाता सूची का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं। ये कैसा प्यूरिफिकेशन है जिसमें कोई आदमी उसमें ऐड नहीं हो रहा है, सारे के सारे लोगों को आप बाहर कर दे रहे हैं, बड़ी से लाखों लोगों को उससे बाहर कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल, क्योंकि देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी जो चिंता है विपक्ष की या किसी भी जो व्यक्ति इस देश के बारे में सोचता है कि क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी की जो हालत जो बनती जा रही है उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध होती जा रही है। तो क्या ये मिला करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो इन सवाल, ये एक गंभीर मसला है जिस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए। अन्यथा क्योंकि आप इस तरह का सिर्फ जो अरुण जी ने जो कहा ये पंचायत हुई है जिसमें होता है कि चलो ठीक है कोई बात, इसने गलती कर दिया तो चलो अच्छा इसको समझाओ, इसको डांटो, इसको दो झापड़ लगाओ और चलो अब आइंदा से ऐसा मत करना। ये वाला टेंडेंसी मुझे ठीक नहीं लगता है। कोई ना कोई आपको, क्योंकि अभी तक जिन लोगों का जो चुनाव हेमंत जी, एक तरफा जो मनमानी थी कम से कम उस पर तो रोक लगी है, वरना तो ये कह रहा था चुनाव आयोग कि हम ये बताएंगे भी नहीं, हम ये भी नहीं शामिल करेंगे, हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम बाध्य ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से ठेंगा दिखा रहा था। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ने लोगों को राहत दी है, और जो भी चाहे इस पूरे प्रोसेस के जो स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंडिविजुअल्स हो, सबके लिए ये राहत खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल जो है वो बचे हुए हैं कि क्या अगले 1 तारीख से पहले जो 65 लाख लोग हैं उसमें जो लोग अपने आप को इनरोल कराना चाहेंगे उनके लिए क्या रास्ता होगा? क्या उनको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा? क्योंकि वो आधार कार्ड और ईपिक लेकर के तो कहीं किसी दफ्तर में खड़े नहीं हो जाएंगे जाकर के। प्रोसेस क्या होगा उसका? तो ये सारे जवाब आने हैं अभी। आई एम श्योर डिटेल ऑर्डर में ये बात कही गई होगी, आई एम श्योर ये प्रोसेस बताया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, वहां पर जितने काबिल लॉयर हैं जिनके प्रेशर में भी एक तरह से चुनाव आयोग और उसमें जो स्पीकिंग ऑर्डर है जो लगातार हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे लाइव लॉ पर, तो मैं लगातार देख रहा था उसको। तो उसमें जो उससे बातचीत है जजों का जो उसमें आर्गुमेंट, जज जो कह रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहे हैं, तो सब तो उसमें आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक्स्ट्रा अगर कुछ आ जाए तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इन चीजों का समाधान क्या होगा। खैर, अगर हो सकता है डिटेल ऑर्डर में आए या अगली तारीख को आए, लेकिन ये एक तरह से विलंब हो रहा है। क्या इसमें बीएलएस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है हेमंत जी? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो बीएलएस हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है काफी। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और एक परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए एक चीज जान लीजिए कि 2003 का मुझे याद है कि 2003 में जब ये हो रहा था तो उस समय क्या था कि बीएलओ के पास एक लिस्ट होती थी, जो पहले की मतदाता सूची होती थी, वो सूची लेकर बीएलओ अपने संबंधित क्षेत्र में वो घूमता था घर घर और लोगों से ये पूछता था कि आपके घर में कितने लोग हैं और इसमें नाम जो है उसमें क्या आपके घर में कोई 18 साल से ये ऊपर का हो गया है उसका नाम उसमें जुड़ेगा, क्या कोई आपके यहाँ कोई मृत्यु हुई है तो वो बताइए, उसका नाम कटेगा, और क्या कोई विस्थापित हुआ है तो अब वो दूसरे जगह चला गया उसका नाम कटेगा। ये प्रोसेस था, वो प्रोसेस लंबा चलता था और ये एक तरह से प्योर होता था, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। ये जो प्रोसेस अपनाया गया जिसमें आपने फॉर्म बांट दिया, उसके बाद अपने ढंग से लोगों ने उसको भर दिया और बड़े पैमाने पर बीएलओ ने उसको भरा, दूसरे ढंग से लोग भरे, बीएलए की तरफ से भर दिया गया, और अपलोडिंग में जो
धांधली हुई, उसमें मैं बताता हूं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं और वहां हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में अगल बगल के बेरोजगार युवाओं को बुलाया गया मोबाइल के साथ। डेटा यहाँ मिलेगा, मोबाइल अपना लेकर के आइए और प्रत्येक फॉर्म के आधार पर आपको 1.5 से 2 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। रात में 12-1 बजे तक वो काम करते थे और उनको 1.5-2 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाता था। तो बताइए कि इतने गंभीर मसले पर किस तरह के का उपाय अपनाया गया कि बेरोजगार युवाओं को बुलाकर, उसमें खास तौर से धांधलियां ये हुई कि जो पार्टी जहां वहां अगर जिसका लोकल विधायक है वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भेज करके ये अपलोडिंग करवा रहा था। तो ये जो बुनियादी स्तर पर गड़बड़ियां हो रही थी, क्या इन चीजों के जरिए ये जो एक जगह 500-500 लोग आ गए हैं, माँ बाप के नाम की जगह पर ABCD कुछ भी 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, घर के पते पर किसी एक गांव का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख, इस तरह की सारी गड़बड़ियां आई है। उन गड़बड़ियों के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि जो पोस्ट नेग्लिजेंसी हुई है, उनको लेकर के मुझे लगता है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ अभी एक ऐसा पैरामीटर सेट करना चाहिए चुनाव आयोग के सामने कि आइंदा से इस तरह की जरूरत न हो और मतदाताओं को एक सहूलियत मिले। मैं 2-3 जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उसमें रावत साहब, लवासा साहब, दोनों का इंटरव्यू मैंने सुना और मुझे लगा कि जो व्यक्ति लोक चेतना से संपन्न व्यक्ति होगा, यानी कि जिसको पब्लिक की चिंता होगी, वो अगर इस तरह की संस्थाओं में बैठेगा तो इस तरह की गलत काम नहीं करेगा। इन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि ये पूरा कैंपेन जो है, ठीक है, कानून की दृष्टि में बहुत सारी चीजें आपके अख्तियार में है, लेकिन क्या आप उसका इस्तेमाल लोगों को भगाने के लिए करेंगे या जोड़ने के लिए करेंगे? उनका कहना था कि हम सब लोग, अब तक का अनुभव रहा है कि हम मतदाताओं को जोड़ने के लिए, हम मतदाता फ्रेंडली होकर के काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं और चुनाव आयोग भी एक ऐसी संस्था है जो सरकार की नहीं है। जी बिल्कुल, आपके पास में लौट रहे हैं हेमंत जी, विवेक जी के पास में जाऊंगी। विवेक जी, जो हो गया उसको कितना बदला जा सकता है? यानी कि क्योंकि जो भी बात राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो तथ्य पेश कर रहे हैं, वो सब वो बता रहे हैं कि कैसे वाराणसी से लेकर तमाम जगहों पर ये धांधलियां हुई हैं और अगर सही तरीके से चुनाव हुआ होता तो शायद वाराणसी का चुनाव भी नरेंद्र मोदी हार गए होते और वो प्रधानमंत्री भी नहीं होते, ये उन्होंने कहा है। अजय राय ने तो अपने आप को सांसद ही घोषित कर दिया है वाराणसी का। और ये भी कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने, उन्होंने कहा कि एक असेंबली का डेटा हमें लेने के लिए 6 महीने लग गए। अनुराग ठाकुर को कैसे लोकसभा की जो सीटों का डेटा है इतनी जल्दी कुछ ही दिनों में आखिर कैसे मिल गया, ये उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। यानी कि अब कोई पर्देदारी भी नहीं रह गई है चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में। और सवाल मेरा यह है कि जो हो गया उसको कितना बदला जा सकता है, वो एक अलग बात है, हालांकि वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन जो होने जा रहा है, क्या आपको लग रहा है उस पर रोक लग गई है? उस पर कहीं ना कहीं अब इतना खुल गया है सब कुछ कि चुनाव आयोग अब खुले तौर पर तो नहीं कर पाएगा और इसीलिए बीजेपी को साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसकी हालत खस्ता है। जी बुशरा जी, मुझे लगता है कि इसमें आपने पहले जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी इसके बाद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय तो दे दिया, लेकिन अगर ये जो 60-65 लाख लोग जो इस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं किसी भी कारण से हो, तो इनमें अगर मान लीजिए 10 लाख भी ऐसे लोग हैं जो जिनका वैलिड केस है, मतलब जो इस लिस्ट में होने चाहिए लेकिन उनका नाम निकाल दिया गया है किसी वजह से, तो उनको फिर से रीइंस्टेट करवाने का जो काम है वो किसके जिम्मे है? वो तो मुझे लगता है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और इतनी लंबी लड़ाई वो लड़े हैं, तो ये उन्हीं के जिम्मे है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग खुद होकर वॉलंटरीली सारे लोगों के यहाँ फिर वापस जाएगा, ये सारे जो 65 लाख है उनके पास, उनको रिविजिट करेगा और फिर चेक करेगा कि इसमें से कितने लोगों के पास वैलिड कार्ड्स है और जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनका अधिकार बनता है। चुनाव आयोग खुद होकर तो जाएगा नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुद इन सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं है क्या वो सचमुच या मर गए या फिर वो कहीं बाहर चले गए हैं या डुप्लीकेट है। ये सारी चीजें
अभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रॉस चेक करनी पड़ेगी, तभी जाकर इसका कुछ फायदा होगा। वरना अगर ये लिस्ट जो की त्यों बनी रहेगी तो फिर जब एक्चुअली चुनाव होगा, जब लेकिन मतदान का इसमें ये दिन कहा आएगा गया है विवेक उस जी, जो ऑर्डर है जी उसमें ये कहा गया है कि अगर एक भी वोटर है, यानी कि अगर आप एक भी वोटर का नाम काट रहे हैं तो आपको प्रचारित और प्रसारित करना पड़ेगा, यानी कि आपको टीवी चैनल पे बताना पड़ेगा, अखबारों में आपको बताना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों तक में जी आपको जी जी बताना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल जो भी तरीका हो सकता है, यानी कि इफ आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ कि मैं वेबसाइट पर उसको देख पाऊं, तो आप ग्राम पंचायत तक, वहां तक आप जा सकते हैं, यानी कि बहुत बिल्कुल बिल्कुल लोकल लेवल तक इसको कहा गया है कि आप अपना नाम ऐड करा सकते हैं। जाहिर सी बात है इसकी प्रक्रिया बनाई जाएगी। नहीं, उसके बाद मान लीजिए कि पंचायत लेवल पर कोई लिस्ट लग गया, किसी गांव में लिस्ट लग गया कि ये सारे लोग जो है इसमें से माइनस किए गए हैं, तो उस गांव के वो जो लोग हैं उनको खुद को इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि वो जाकर वहां देखे क्या मेरा नाम है या नहीं है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उस पर ध्यान दे और वो खुद उसको क्रॉस चेक करे, और अगर किसी को इनवैलिडेट किया गया है गलती से या फिर किसी एक पैटर्न के तहत, तो उसको भी सामने लाने की जरूरत है। वो खुद होकर मतदान, मैं आपको मेरा अपना केस बताता हूँ। देखिए, पिछले बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं मतदान के लिए पत्नी के साथ गया, तो वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरा पत्नी का नाम ही नहीं है लिस्ट में, मैं मतदान नहीं कर पाया। उससे पहले 30 वर्ष मैं मतदान लगातार करता आ रहा था, तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा था कि मेरा नाम तो होगा ही, जबकि हुआ ये था कि मेरा नाम लिस्ट से काटा गया था। उसके बाद फिर मैंने फिर एक बार किसी को जो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है उसको बताकर मेरा और पत्नी का नाम उसमें फिर से इंक्लूड करवाया विधानसभा के लिए, और फिर विधानसभा में हमको 2 अलग अलग बूथ्स पर दिया गया, जबकि हम हमेशा ही एक दूसरे के पीछे ही, हमारा हमेशा एक ही बूथ पर नाम हुआ करता था जोड़कर। तो अगली बार जब मैंने उसको इंक्लूड करने की कवायद की, तो उसमें 2 अलग अलग बूथ जो बहुत अलग अलग एरियाज में थे, वहां पर हमारे नाम डाले गए। तो ये भी होता है। तो ये मैं अगर ये प्रिज्यूम करके चल सकता हूँ कि मेरा नाम होगा ही, मैं तो पढ़ा लिखा अपने आप को समझता हूँ और मैं 30 साल से मतदान करता आया हूँ, मुझे कोई कारण ही नहीं लगा मेरा नाम नहीं होगा। वहां जाकर पता चला। तो जब लिस्ट पब्लिश होती है तो अच्छे अच्छे लोग वो लिस्ट नहीं देखते कि क्या मेरा नाम उसमें है, मैंने भी नहीं देखा। तो मेरी अगर ये स्थिति है, तो एक गांव का गरीब आदमी, अनपढ़ गंवार कोई आदमी होगा, वो क्या देखेगा? ऐसे तो कई लोग जो है, तो इन सारे लोगों को अवेयर कराना, ये मुझे लगता है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज का जिम्मा है। सिर्फ आप कंप्लेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसका एक वर्डिक्ट अपने पक्ष में पाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समस्या के लिए आप वहां अगर गए हैं, वो समस्या अगर बरकरार रहेगी, वो सारे लोग लिस्ट के बाहर ही रहेंगे, वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या है? तो आपको उनको रीइंस्टेट करवाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है, और उसके ऊपर अभी जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन को ध्यान केंद्रित करना होगा। बुशरा जी। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है ये महत्वपूर्ण है और अब इसको देखना होगा कि ये जो ऑर्डर आया है इसको प्रैक्टिकली ज़मीन पर कैसे अपने पक्ष में वो कन्वर्ट कर पाते हैं, ये अब उनके लिए बड़ा चैलेंज है। 30 सेकंड हेमंत जी लास्ट में बिल्कुल आपसे कि ये कहा गया था योगेंद्र यादव की तरफ से कि ये 65 लाख है। जब तक सितंबर तक 30 सितंबर तक की लिस्ट फाइनल होगी 1 करोड़ तक हो सकते हैं। तो हम क्या ये देखें कि अब वो तो बात अब खत्म हो गई है। अब ये 65 लाख में से जो वैध मतदाता हैं वो कितने से ज्यादा शामिल किए जा सकते हैं, अब ये है चैलेंज। अनम्यूट कर लें जी। मैं कह रहा जी था हाँ जी, कि आप असली चैलेंज यही है कि जो लोग ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं उनको कैसे लाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ओनस फिर डाल दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों पर, उस मतदाता पर उसको बाहर किया गया है, या कुछ ऐसा एक कम्प्रिहेंसिव आप ये लेंगे कोई रास्ता जिसमें सबका एक साथ कुछ न कुछ समाधान हो जाए। आपके पास ढेर सारा मैकेनिज्म है ये सब करने के लिए, आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि ये कैसे लोगों को एक रिलैक्सेशन मिले, और जो सुप्रीम को ये चुनाव आयोग ने जो गलती की है उसको सुधारने की जिम्मेवारी उसके ऊपर हो। इसके लिए मतदाताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों पर ओनस डालना मुझे लगता है
ये ठीक नहीं होगा। ये मुझे कहना है जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो अब ये कह सकते हैं एक राहत की सांस जरूर पॉलिटिकल पार्टीज अभी ले रही होंगी। जी जी विवेक जी। बिल्कुल, मैं हेमंत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो एक्चुअली सरकारी काम ही है, ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि जो भी एलिजिबल वोटर है वो लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन हमारा अभी तक का अनुभव जो है इलेक्शन कमीशन का, जिसके लिए सारे लोग कोर्ट में गए और वहाँ से निर्णय आया है कि वो इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है। तो अगर हम उन पर छोड़ दें और उनके मैकेनिज़्म पर छोड़ दें, तो फिर एक बार वही गड़बड़ी होगी। इसीलिए अभी सजग होकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इससे आहत है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज सारे ऐसे वोटर्स को इस पूरे मामले से अवगत कराए, उनके अधिकारों से अवगत कराए और उनको अगर गलती से इसमें से बाहर रखा गया है तो उनको उस लिस्ट में फिर से वापस ले आए। अगर ये काम चुनाव आयोग पर छोड़ दिया जाए तो फिर वही बात होगी जिसका हमको डर था और जिसके लिए ये सारे लोग कोर्ट में गए थे। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण होगा अब अगला ट्यूसडे को कि जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद क्या खेल देखने के लिए मिलता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या रीजन दिया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ लोग मृत लोग उठ खड़े होंगे, हजारों की तादाद में भी वो हो सकते हैं, लोग अपने अपने वैध कार्ड लेकर अगर मीडिया के सामने भी आ गए और कह दिया कि देखिए मेरे पास तो ये है, मैं तो वोटर हूँ और इसी 65 लाख में से मेरा नाम काट दिया गया था, तो देखिए आप कि अभी क्या तमाशा होना बाकी है। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, हेमंत जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।